सोचिए, एक कंपनी ने अपना लोन रीपे नहीं किया। बैंक के सामने एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या अब बैंक सीधा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है या लॉ में कुछ कंडीशंस हैं? और अगर क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है तो एनसीएलटी क्या चेक करेगा? डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन की कंप्लीटनेस, रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या एप्लीकेशन एडमिट होगी या रिजेक्ट? आज की लेक्चर में हम इसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और एंड में एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझेंगे कि सेक्शन 7 एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर कैसे वर्क करता है। इंट्रोडक्शन। लेक्चर 1 में हमने सेक्शन 5 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझे। आज हम उन डेफिनेशंस को एक्चुअल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में यूज करेंगे। सेक्शन 6 हमें बताता है कि सीआईआरपी इनिशिएट कौन कर सकता है और सेक्शन 7 बताता है कि फाइनेंशियल सीआर एडिटर सीआईआरपी कैसे इनिशिएट करता है। यानी आज का लेक्चर डेफिनेशन से प्रोसेस की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेक्शन 6। सेक्शन 6 का बेसिक रूल बहुत सिंपल है। अगर कॉरपोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया है तो 3 कैटेगरीज सीआईआरपी इनिशिएट कर सकती हैं: फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉरपोरेट डेटर खुद। लेकिन आज का मैं फोकस है फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन 7। सेक्शन 7। अब इमेजिन कीजिए, एक कंपनी ने बैंक का लोन रीपे नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया। बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब बैंक एनसीएलटी के सामने सेक्शन 7 एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर अपने आप या अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ जॉइंटली और नोटिफाइड सर्कमस्टांसेस में ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफॉल्ट। सिर्फ लोन आउटस्टैंडिंग होना इनफ नहीं। सेक्शन 7 एप्लीकेशन के लिए डिफॉल्ट का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। डिफॉल्ट किसका? सिर्फ एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर का या किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी? सेक्शन 7 क्लियरली प्रोवाइड करता है कि डिफॉल्ट अल्ट सिर्फ एप्लीकेंट के डेट का होना नेसेसरी नहीं है। डिफॉल्ट किसी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेट के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। यानी एप्लीकेशन का लीगल फाउंडेशन डिफॉल्ट है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। अब एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन समझिए। सर्टेन क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन सफिशिएंट नहीं होती। सेक्शन 7 के फर्स्ट प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के केस में एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स ऑफ द सेम क्लास या टोटल क्रेडिटर्स का 10% विचएवर इज लेस रिक्वायर्ड हो सकता है। रियल एस्टेट अलॉटीज के लिए भी सिमिलर थ्रेशोल्ड है। 100 अलॉटीज या टोटल अलॉटीज का 10% विचएवर इज लेस। ये नंबर एग्जाम और प्रैक्टिकल कंप्लायंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 110% विचएवर इज लेस। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर में एप्लीकेशन फाइल करेगा, प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ। यानी सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन लेटर इनफ नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने होंगे। सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। अब डॉक्यूमेंट्स का स्टेज आता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन के साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। डिफॉल्ट का रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, यूटिलिटी का रिकॉर्ड या स्पेसिफाइड एविडेंस, प्रपोज्ड इंटरिम रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल का नाम और बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड अदर इंफॉर्मेशन। यानी एनसीएलटी के सामने सिर्फ एलिगेशन नहीं, एविडेंस भी चाहिए। और यही प्रोफेशनल कंप्लायंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। अब आता है 14 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद डिफॉल्ट की एग्जिस्टेंस एश्योर करना होता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल क्रेडिटर के एविडेंस के बेसिस पर। यहां एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट 14 डेज का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है और अगर स्पेसिफाइड टाइम में ऑर्डर पास नहीं होता तो रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने का रिक्वायरमेंट भी है। 14 डेज इस नंबर को याद रखिए।
सेक्शन 7 सबसेक्शन 5। अब एक्चुअल डिसीजन पॉइंट एनसीएलटी के सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं, एप्लीकेशन एडमिट या एप्लीकेशन रिजेक्ट। एडमिशन तब हो सकता है जब डिफॉल्ट अकर्ड हो, एप्लीकेशन कंप्लीट हो और प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो। अगर इन रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन रिजेक्शन से पहले एप्लीकेंट को डिफेक्ट रिफैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाना है। और यहां आता है 7 डेज। एप्लीकेंट को डिफेक्ट रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी 7 डेज। सेक्शन 7 सब सेक्शन 6। अगर एप्लीकेशन एडमिट हो गई, सीआईआरपी कब स्टार्ट होगा? एप्लीकेशन फाइल होने की डेट से नहीं, सीआईआरपी कमेंस होता है डेट ऑफ एडमिशन से। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन डेट और सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट सेम होना जरूरी नहीं है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 7। अब एनसीएलटी के ऑर्डर को कम्युनिकेट भी करना होता है। एडमिशन या रिजेक्शन का ऑर्डर कंसर्न पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है और सोर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशंस 7 डेज के फ्रेमवर्क में होता है। यानी एप्लीकेशन फाइल करना, डिसीजन होना और डिसीजन कम्युनिकेट होना 3 सेपरेट स्टेजेस हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडी। अब एक सिंपल केस लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने बैंक ए से लोन लिया। लोन रिपेमेंट ड्यू था। कंपनी ने रिपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया। बैंक ए फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब बैंक ए सेक्शन 7 के अंडर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करता है। एप्लीकेशन के साथ डिफॉल्ट एविडेंस, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रिकॉर्ड, प्रपोज्ड इंटरिम रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल का नाम और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है। अब एनसीएलटी एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डिफॉल्ट हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, क्या एप्लीकेशन कंप्लीट है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है? अगर आंसर सेटिस्फैक्ट्री हैं, एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है और एडमिशन की डेट से सीआईआरपी कमेंस होगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, एनसीएलटी रिजेक्शन से पहले डिफेक्ट रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यानी एक स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक भी प्रोसेस को डिले कर सकती है। केस लॉ 1। अब एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल, लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि प्रिंसिपल बोरोवर का कॉर्पोरेट पर्सन होना नेसेसरी नहीं है। अगर कंपनी ने गारंटी दी है तो एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। ये केस गारंटी बेस्ड इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। केस लॉ 2, सुशील अंसल वर्सेस अशोक त्रिपाठी। इस केस में सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग रेरा रिकवरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को क्रेडिटर माना गया, लेकिन उन्हें सेक्शन 7 इनिशिएट करने के पर्पस से फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना गया। यानी क्रेडिटर होना और फाइनेंशियल क्रेडिटर होना दोनों ऑटोमेटिकली सेम नहीं है। केस लॉ 3, सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुगिलाल कमलापत जूट मिल्स। यहां सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 के डिफेक्ट रिमूवल पीरियड के नेचर पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस हुआ। सोर्स के अकॉर्डिंग 7 डे पीरियड को मैंडेटरी नहीं बल्कि डायरेक्टरी नेचर का माना गया। इसलिए एग्जाम में सिर्फ नंबर याद मत रखिए, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन भी समझिए। केस लॉ 4, श्री मेटालिक्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सोर्स के अकॉर्डिंग एनसीएलटी को सेक्शन 7 प्रोसीडिंग्स में पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करनी होती है। यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में प्रोसीजरल फेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। केस लॉ 5, एक्शन बार्टर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस। सोर्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 7 एडमिशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है और कोड के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, चाहे अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो। केस लॉ 6, नवीन लूथरा वर्सेस बेल फिनवेस्ट। सोर्स के अकॉर्डिंग
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 7 प्रोसीडिंग्स में यूजुरियस लोन्स एक्ट के अंडर मनी क्लेम या सूट डिसाइड करने वाली ऑर्डिनरी कोर्ट की तरह जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करती, यानी एनसीएलटी का रोल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेस। अब समझिए सेक्शन 7 एप्लीकेशन एडमिट होने का कॉन्सिक्वेंस क्या है। सीआईआरपी कमेंस होता है कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एंटर करता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रोल एक्टिवेट होता है और कोड के सब्सिक्वेंट प्रोविजंस ऑपरेट करने लगते हैं। इसलिए सेक्शन 7 को सिर्फ एप्लीकेशन फाइलिंग प्रोविजन मत समझिए। एडमिशन एक मेजर लीगल टर्निंग पॉइंट है। रिजेक्शन कॉन्सिक्वेंस। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डिफॉल्ट एस्टैब्लिश नहीं होता या प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट रेलेवेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन रिजेक्शन से पहले डिफेक्ट रिफैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। पेनल्टी। अब पेनल्टी का एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल पॉइंट, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के टेक्स्ट प्रोवाइडेड हियर में कोई सेपरेट स्टैंड अलोन मॉनेटरी पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। इसलिए सेक्शन 7 एप्लीकेशन फाइल करने को ऑटोमेटिकली पेनल्टी प्रोविजन के रूप में नहीं समझना चाहिए। लेकिन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, रॉन्ग क्लासिफिकेशन या प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस एप्लीकेशन को अफेक्ट कर सकता है और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। रूल्स एंड सब रूल्स। आज के प्रोवाइडेड मटेरियल में सेक्शन 7 के प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, फी, डिटेल्ड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स और बोर्ड स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन का रेफरेंस दिया गया है। लेकिन स्पेसिफिक रूल नंबर्स और सब रूल्स इस सोर्स मटेरियल में रिप्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्हें गेस करना प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा। प्रैक्टिकल कंप्लायंस में एप्लीकेबल आईबीसी रूल्स, आईबीसी रेगुलेशंस, एनसीएलटी प्रोसीजर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को सेपरेटली वेरीफाई करना जरूरी है। सर्कुलर एंड अमेंडमेंट्स। सेक्शन 7 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। 2018 अमेंडमेंट ने जॉइंटली फाइलिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई किया। 2019 अमेंडमेंट ने 14 डे प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में रिटन रीजंस का रिक्वायरमेंट इंसर्ट किया। 2020 अमेंडमेंट ने स्पेसिफाइड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और रियल एस्टेट अलॉटीज के मिनिमम फाइलिंग थ्रेशोल्ड्स इंट्रोड्यूस किए। यानी सेक्शन 7 को पढ़ते वक्त ओरिजिनल प्रोविजन, अमेंडमेंट, इफेक्टिव डेट और करंट एप्लीकेबल पोजीशन सब चेक करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 3 पर्सन्स फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, डिफॉल्ट एप्लीकेशन एविडेंस, एनसीएलटी, एडमिशन और रिजेक्शन। इंपॉर्टेंट नंबर्स 100, 10%, 14 days, 7 days, 30 days for specified transitional modification, and most important, CIRP starts from admission. फाइनल रिकैप। आज हमने देखा सेक्शन 6 सीआईआरपी इनिशिएट करने वाले पर्सन्स बताता है। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर के इनिशिएशन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। डिफॉल्ट इज द ट्रिगर। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फाइल होती है। डिफॉल्ट का एविडेंस इंपॉर्टेंट है। प्रपोज्ड इंटरिम रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल का नाम प्रोवाइड होता है। एनसीएलटी डिफॉल्ट एसर्टन करता है। एप्लीकेशन एडमिट या रिजेक्ट हो सकती है। डिफेक्ट रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एडमिशन की डेट से सीआईआरपी कमेंस होता है और ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, सेक्शन 7 में सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट क्रेडिटर, करेक्ट डिफॉल्ट, करेक्ट एविडेंस, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट टाइमलाइंस सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। फाइनल क्वेश्चन। अब आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक कंपनी ने बैंक का लोन रीपे नहीं किया, डिफॉल्ट एस्टैब्लिश है, बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर है।
बैंक सेक्शन 7 एप्लीकेशन फाइल करता है, लेकिन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। क्या एनसीएलटी डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा या एप्लीकेंट को डिफेक्ट रिफैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? ऑप्शन ए डायरेक्ट रिजेक्शन, ऑप्शन बी 7 डेज का अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी 90 डेज का अपॉर्चुनिटी। अपना करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर लिखिए और साथ में सेक्शन 7 का रेलेवेंट सब सेक्शन भी मेंशन कीजिए। अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मास्टर क्लास सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज को और डीपली डिकोड करेंगे। तब तक एक फॉर्मूला याद रखिए, डिफॉल्ट एप्लीकेशन एविडेंस एनसीएलटी, एडमिशन सीआईआरपी, यही है सेक्शन 7 की बेसिक जर्नी। Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright Corporate and Securities Law Compass, Navigating Law with Clarity. All rights reserved.